नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। वक्त हो चुका है बड़ी खबर का। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया पर हैं। मेरा नाम है अंकित त्यागी। आज जिन 3 प्रमुख खबरों पर हमारी नजर रहेगी, सबसे पहले बात करेंगे क्यों किसानों को, प्याज किसानों को महाराष्ट्र में खून के आंसू रोने पड़ रहे हैं। क्यों अपनी फसल में खुद आग लगा रहे हैं। होली से पहले अपनी फसल में आग लगाकर होली मना रहे हैं ये किसान। क्यों इतने मजबूर हैं किसान, इन पर भी बात करेंगे। और फिर बात करेंगे सियासत की, जो इस वक्त बिहार में देखने को मिल रही है। लालू प्रसाद यादव जो हैं, विपक्ष की चिट्ठी के एक दिन बाद राबड़ी देवी के घर सीबीआई पहुंची और लालू प्रसाद से कल होगी पूछताछ। अब तेजस्वी यादव और विपक्ष कह रहा है कि देखिए, हमने चिट्ठी लिखी, उसका असर क्या हुआ। सीबीआई की कार्रवाई ताबड़तोड़ चालू। कौन से मामले में फंसे हुए हैं लालू प्रसाद यादव, उसके बारे में आपको बताएंगे। और फिर बात करेंगे, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपके लिए शायद ये बड़ी खुशखबरी होगी कि आश्रम जो फ्लाईओवर है वो खुल गया है। और अगर आप दिल्ली में नहीं रहते तो आपको बताएंगे कि दिल्ली में हालात क्या थे इस फ्लाईओवर को खुलने से पहले और इस फ्लाईओवर के बाद कितना लोगों को राहत मिल रहा है। कभी आप दिल्ली आएंगे तो आपको चलेगा पता कि ये जो इलाके की हम बात कर रहे हैं, ये कैसे धुएं, ट्रैफिक जैम का पूरा एक सर्कल बना रहता था। चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली खबर से और आपको सीधे इस खबर के लिए महाराष्ट्र लिए चलते हैं। महाराष्ट्र की कुछ तस्वीरें, ये जो आप देख रहे हैं, ये होलिका दहन जैसी तस्वीरें आपको लग सकती हैं क्योंकि होली का त्यौहार आने वाला है। पर ये बेबसी की और सरकार किस तरीके से किसानों को किए गए वादों को भूल जाती है, उसकी एक जीती जागती कहानी है। प्याज जलाई जा रही है यहां पर, और कौन जला रहा है? किसान खुद, जिन्होंने मेहनत करके इस प्याज को उगाया। तो ऐसी क्या आफत हो गई कि किसान जो हैं वो खून के आंसू रो रहे हैं और अपनी फसल की ही तिलांजलि दे रहे हैं। हमारे सहयोगी सोहित की यह रिपोर्ट। नासिक में आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो किसान है उन्होंने जो प्याज है उसकी पूरी खेती को जला दिया है। ये केवल एक प्याज को नहीं जलाया गया है, इसके पूरी खेती को आप देखेंगे नासिक में इसे जला दिया गया है। और इसके जरिए कोशिश ये है, ये सरकार के सामने विरोध करने की, विरोध में बताने की कि किस तरह से जो किसान है वो परेशान है, वो गुस्से में है। कृष्णा जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या हो गया, इतना क्यों गुस्सा है कि आप सारे जो किसान है वो आप प्याज जला रहे हैं? कितने का प्याज है और क्यों जलाना पड़ रहा है? मैंने तो यहाँ पे 1.5 एकड़ प्याज लगाया था। हाँ। और उस पे खर्चा मेरे को 1,25,000 रुपए आ चुका था। लेकिन अभी जो है 30,000 रुपए और खर्चा आने वाला था इसको मार्केट में बेचने के लिए। हाँ। और अगर आप बेचते इसे, अभी जो मौजूदा जो दाम मिल रहे हैं उसके अनुसार आपको कितना पैसा मिलता? 25,000 26,000 हाँ। जेब में से कम 5,000 रुपए और चले जाते। मेरे 1.25 लाख रुपए तो पहले चले गए, लेकिन कम से कम और 5,000 रुपए मेरे को घाटा आ सकता था। इसकी कारण मैंने निषेध व्यक्त किया है। महाराष्ट्र में इससे पहले भी देख लो आप, जो किसान प्याज लेके गया है उनको सबको, किसी को 2 रुपए मिला है, किसी की जेब से पैसे चले गए प्याज बेचने के लिए। खाली जो प्याज निकाल के मार्केट में लेके जाने के लिए जो खर्चा है वो जेब में से चला गया। इसके कारण वही परिस्थिति निर्माण है महाराष्ट्र में आज। इसके कारण मेरे को जलाना पड़ रहा है। और महाराष्ट्र सरकार से क्या कहेंगे? राज्य सरकार में से किसी ने आपसे बातचीत नहीं की? क्या संदेश या क्या आप कहना चाहेंगे? महाराष्ट्र सरकार से तो मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहता। महाराष्ट्र सरकार तो पूरी तरह से मालूम था, खास करके मुख्यमंत्री जी को मालूम था कि उनको मैंने मेरे खून से लिखा हुआ पत्र डाला था, निमंत्रण पत्रिका के थ्रू। खून से लिखा हुआ पत्र? मेरे खून से लिखा हुआ पत्र डाला था। मैं मुख्यमंत्री साहब को और एक बार अनुरोध करता हूँ कि मेरा जिस्म का पूरा खून निकाल लो, लेकिन किसानों की तरफ ध्यान दो। किसान मर रहा है, अगर मैं खड़ा नहीं रहता तो मेरे पीछे वही आत्महत्या करना, एक ही मकसद है अभी किसान के पीछे। सरकार अगर खड़ी नहीं रहती है, किसान को एक ही मजबूरी है, आत्महत्या करना। महाराष्ट्र का जो विदर्भ का इलाका है वो किसानों की आत्महत्या के तौर पर जाना जाता है। मजबूर होकर किसान आत्महत्या कर लेते हैं। लागत जो है वो नहीं निकल पा रही। और किसान जो वहां पर बात कर रहे थे हमारे सहयोगी से, वो ये बता रहे थे कि अगर वो ना जलाएं, इसको निकालने में पैसा खर्च करें, फिर ट्रांसपोर्टेशन में पैसा खर्च करें, फिर मंडी में जाएं और उनको 2 रुपए का एक चेक थमा दिया जाए, सोचिए उस किसान पर क्या बीतेगी जिसने लाखों रुपए की लागत लगाई और उसको वापसी में 2 रुपए प्रति क्विंटल, 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से, समझ लीजिए, प्याज को उनसे खरीदा जा रहा है। क्या करे उस समय किसान? और क्यों आपको लगेगा कि इतनी विकट समस्या है, किसान इतने परेशान हो रहे हैं? तो सरकार बड़ी जागरूक होगी। ये 2 चेहरे जरा देख लीजिए आप। इसमें से एक चेहरा अभी के मुख्यमंत्री का है, एकनाथ शिंदे, और दूसरा चेहरा जो इससे पहले मुख्यमंत्री थे, उद्धव ठाकरे साहब का है। दोनों एक ही पार्टी में हुआ करते थे, अब अलग अलग पार्टी में हैं। पिछले कई महीनों से इनकी लड़ाई जो है अपनी पार्टी और सत्ता को अपने साथ रखने की है।
और ऐसा लगता है कि शायद जमीन से जुड़े हुए मामलों में इन्हें दिलचस्पी ही नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? दोनों के बयान आए, आपको लगेगा किसानों की समस्या पे बयान होंगे। पहले सुन लीजिए, फिर उसके बारे में बात करूंगा। आणि भाजपला काय वाटतं की देशाचं स्वातंत्र्य काय गोमूत्र शिंपडून मिळालंय की शिंपडलं गोमूत्र आणि झालं स्वतंत्र? तसं नाहीये. गोमूत्र शिंपडून आपला देश स्वतंत्र झालेला नाहीये, तर आपल्या सगळ्या क्रांतिकारकांनी स्वतःच्या रक्ताचा अभिषेक करून हे स्वातंत्र्य मिळवून दिलेलं आहे. आणि काय काय आपण त्यांचे जयंत्या पुण्यतिथ्या करत असतो. सावरकरांचं आलं का सावरकरांची जयंती, सावरकरांची पुण्यतिथी, भगतसिंग, राजगुरू, पण काही क्रांतिकारक असे आहेत की त्यांची नावं सुद्धा आपल्याला माहित नाही. केंद्रीय नेतृत्व मोदी जी हो, अमित भाई हो, इनके ऊपर बार बार जो निचले स्तर पर टिका वो कर रहे हैं, ये उनका रोजाना का खेल है. इतना ही मैं कहूँगा कि देश को आगे बढ़ाने वाले मोदी जी, इनके ऊपर आप जितनी टीका करोगे जनता उतनी ही तेजी से आपको जवाब देगी. वो कह रहे हैं गौमूत्र से आजादी नहीं मिली, दूसरे कह रहे हैं मोदी जी को कुछ मत कहिए, उनका नाम लोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी. किसान मर रहा है, उसकी कोई फुर्सत नहीं. अपनी राजनीति, सत्ता कैसे हथिया लें, अपनी पार्टी कैसे बचा लें. उद्धव ठाकरे साहब कह रहे हैं कि मेरी पार्टी हथिया रहे हैं. शिंदे साहब कह रहे हैं मोदी जी का नाम मत लो अपने मुंह से. आपको लगता है कि नेताओं का कहीं पर भी जरा सा भी ध्यान इन किसानों की तरफ है? वरना होली से पहले उन्हें अपनी फसल जलाकर होलिका नहीं जलानी पड़ती. और सिर्फ नासिक के किसानों की बात नहीं है जिनकी प्याज के दाम ऐसे गिरे हुए हैं कि उन्हें अपनी फसल जलानी पड़ रही है. उत्तर प्रदेश आ जाइए, हापुड़ की अगर बात करें तो वहां पर जो आलू का किसान है वो भी कम दाम मिलने से त्रस्त है. बिल्कुल मामला खराब है जी. बिल्कुल मंडी में कोई बूझने को तैयार नहीं है. स्टोर में लाइन लगी पड़ी है. लागत इतनी आ रही है, दवाई में, कीटनाशक में इतनी, और मजदूरी में इतनी बढ़ी पड़ी है जिसका वो ठिकाना नहीं. किसान को बिल्कुल, ये लोग कहते हैं कि आय दुगनी, आय और घट गई. आय तो घट गई किसान की, मजदूरी अपने आप बढ़ गई, कोल्ड स्टोर की किराया अपने आप बढ़ गया, मजदूर की मजदूरी अपने आप बढ़ गई. किसान का क्या बढ़ा? आलू को लेकर क्या स्थिति है? स्थिति खराब है आलू की. इस बार मंदा है और लागत निकलना भी कैड़ा हो रहा है. चिप्सोना जो कि फर्स्ट क्वालिटी का आलू है वो लगभग 400 रुपये के आसपास बिक रहा है मंडियों में, और लागत का हिसाब लगाया जाए तो इतनी तो लागत ही बैठ रही है किसान. जितना लागत लगा रहे हैं उतना मंडी से मिल रहा है, तो क्या बचेगा, क्या खाएगा किसान? ये सोचने की सुध किसी को नहीं है. बस बड़े बड़े वादे हो जाते हैं, 2022 में आमदनी दुगनी कर देंगे, किसान सम्मान निधि भी ले लीजिए, पर जमीन पर किसानों के लिए काम करने के लिए शायद सब सरकारें जो हैं वो उदासीन है. बस वोट बैंक की राजनीति चालू है. दूसरी खबर की तरफ चलते हैं और बात करते हैं. राबड़ी देवी जी के घर पर सीबीआई पहुंच गई. अब सीबीआई पहुंच गई तो वहां पर इसको लेकर हंगामा बहुत हो गया, क्योंकि कल ही यहां पर अगर आपको बताएं तो विपक्षी दलों ने मिलकर एक चिट्ठी लिखी थी, और इस चिट्ठी में लिखा था कि सरकार सीबीआई, ईडी और बाकी एजेंसीज का बेजा इस्तेमाल कर रही है. सीबीआई की जो टीम पहुंची वहां पर, उसने जमीन के बदले नौकरी देने के बारे में उनसे पूछताछ की. सुबह 10 बजे सीबीआई की टीम वहां पहुंची. यह पूछताछ कई घंटे चली. इस मामले में सीबीआई ने कल लालू प्रसाद यादव को भी समन दिया है. उनसे दिल्ली में ही पूछताछ होगी. कल लालू प्रसाद यादव मीसा भारती के घर पर, उनसे वहां सीबीआई की टीम पूछताछ करेगी. ये पूछताछ, जैसे मैं आपको बता रहा था, ऐसे वक्त में हो रही है जब 8 विपक्षी दलों ने मिलकर चिट्ठी लिखकर एजेंसियों के दुरुपयोग पर सवाल उठाया. अब जो चिट्ठी लिखने वाले 8 दल थे, उसमें से एक दल जो था वो था आरजेडी और तेजस्वी यादव. तो वो कह रहे हैं कि देखिए, हमारे खिलाफ हमने चिट्ठी लिखी तो हमें दबाने की कोशिश की जा रही है. वहीं सरकार ये कह रही है, सीबीआई ये कह रही है और बीजेपी ये कह रही है कि ये तो पुराना केस है, कार्रवाई तो होनी ही चाहिए. देखिए, हम तो सुबह सुबह निकल गए थे. उसके बाद जो है सीबीआई की टीम जो है न्यूज़ के माध्यम से हमको प्राप्त हुआ कि आई हुई है, और कहा जा रहा है कि जो लैंड फॉर जॉब, जो कथाकथित जो घोटाला जो कहा जा रहा है कि ज़मीन के बदले जो है नौकरियां दी गई,
इसको लेकर के आज बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी से पूछताछ जो है वो कर रही है। तो देखिए हम लोग तो निश्चिंत हैं और हर महीने हर 2 महीने पे सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, ये आते रहते हैं और ये 24 तक जो है सिलसिला जो है ये चलता रहेगा। तो हम लोगों को कोई फख्र जो है इससे नहीं पड़ता। जब कोई गलत हुआ ही नहीं तो उसकी चिंता हम लोगों को नहीं है। दूसरी बात, हमने कई बार पहले भी बात कही थी कि भाई हर महीने आप लोग तकलीफ क्यों करते हैं आने का, घर में ही दफ्तर खोल लीजिए, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, कठिनाई नहीं होगी। आपको आना पड़ता है, सरकारी पैसा खर्च करके आना पड़ता है और वो सरकारी पैसा जो है जनता का पैसा होता है। वो गलत है। इस तरह से सभी विपक्ष के लोगों के ऊपर छापे मारना, उनको प्रताड़ित करना सही नहीं है। जिस तरह से एक ये ट्रेंड बनता जा रहा है कि विपक्ष के जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में काम नहीं करने दिया जाएगा, तो या तो उन राज्यों के अंदर ईडी, सीबीआई छोड़ के उन विपक्षी दलों के राज्यों के अंदर उनको तंग किया जाता है या गवर्नर के ज़रिए उन लोगों को तंग किया जाता है। तो इस तरह से ये ठीक नहीं है, क्योंकि जनतंत्र तो तभी चलेगा, देश तो तभी आगे बढ़ेगा जब सारे मिलके काम करेंगे। तो चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जिसको भी वोट मिला उसकी सरकार बनी, उसकी सरकार को काम करने दिया जाना चाहिए। आपको मालूम है लालू जी की हालत, स्वास्थ्य की हालत, किडनी ट्रांसप्लांट हुई है, तो बेचारे भाषण नहीं दे सकते, जा नहीं सकते कहीं, आप उनके घर में रेड कर रहे हो। जब आपको मालूम है कि आपको कुछ मिलने नहीं वाला, अगर आप इसकी चार्जशीट फाइल भी करोगे, ट्रायल कब होगी? ठीक है ना? और क्यों कर रहे हो आप? साफ जाहिर है कि वहाँ एक अलायंस बना हुआ है, हाँ, और आप तेजस्वी पर प्रेशर लाना चाहते हो। मैंने इसके बारे में ट्वीट भी किया है, ये तो बड़ी बेइंसाफी की बात है। लेकिन सरकार पलट के ये कह सकती है ना, कि एजेंसी कह सकती है कि हम तो एक जांच कर रहे हैं, तो करिए ना, तो प्रोसेस है, आप सब पे जांच करिए ना, अपने लोगों को भी जांच करिए। ये क्यों उस एजेंसी से पूछिए कि तुम्हें ऐसा कोई नहीं मिला जो बीजेपी का मंत्री है पिछले 2014 के, जिसके ऊपर आपने जांच चलाई है। तो सिब्बल साहब कह रहे थे कि देखिए सबकी जांच कीजिए, लेकिन क्या बिल्कुल सही बात है, बीजेपी में जाके कोई गंगा नहाकर दूध का धुला नहीं हो जाता। वहीं क्या यह भी आरोप लगाया जा सकता है, क्या इस बात की आड़ ली जा सकती है कि उन पे जांच नहीं कर रहे तो हम पे जांच क्यों? करप्शन है, जांच तो होनी चाहिए। ये जो मामला है पूरा, जिसके ऊपर अब लालू प्रसाद यादव और राबड़ी जी के ऊपर फिर से सीबीआई ने अपनी नजर इनायत की है, वो मामला जरा थोड़ा बता देता हूं आपको। जमीन के बदले नौकरी देने का मामला क्या है, आरोप क्या है। रेलवे में भर्ती से संबंधित ये मामला है। यूपीए सरकार में लालू प्रसाद यादव मंत्री थे, रेलवे मंत्री थे, और उन पे आरोप है, उन पे और उनके परिवार पर आरोप है कि 2004 से लेकर 2009 तक यूपीए सरकार में रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव ने जमीन देने के बदले, जैसे रिश्वत में लोग पैसा देते हैं नौकरी के लिए, तो उन्होंने कहा कि हम पैसा नहीं लेंगे, ऐसा सीबीआई का आरोप है। जमीन के बदले लोगों को नौकरी देने का आरोप लगाया गया। सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के ऊपर केस दर्ज किया। दर्ज जो केस हुआ था वो यूपीए के जमाने में ही हुआ था। बिना विज्ञापन रेलवे में ग्रुप डी के लिए लोगों की भर्ती का आरोप लगा और कहा गया कि जिन लोगों को नौकरी मिली उन्हें अपनी जमीन इनको देनी पड़ी। लोगों ने जमीन लेकर पत्नी और बेटी के नाम कराने का आरोप इनके ऊपर लगाया गया। साथ ही साथ करीब 4 करोड़ की जमीन 26 लाख रुपए में परिजनों के नाम करवाने का भी इन पर आरोप लगा। ये जमीनें कुल मिलाकर 1 लाख वर्ग मीटर से भी ज्यादा की थी। इस घोटाले को लेकर कई बार सीबीआई छापेमारी कर चुकी है, पूछताछ कर चुकी है। अब राबड़ी देवी से इस मामले में पूछताछ सीबीआई ने कर ली है और कल लालू प्रसाद यादव का इसी मामले में नंबर है। अब बात फिर यही आती है, पुराना केस है तो सीबीआई जांच करे, लेकिन 2014 से पहले जैसे सीबीआई पेच कस रही है विपक्षी दलों के, वो क्या बीजेपी वालों पर भी ऐसा होगा जिनके ऊपर ऐसे आरोप लगे हुए? छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आएंगे दिल्ली के लिए जो राहत की खबर है वो लेकर। आज उद्घाटन हो गया है एक फ्लाईओवर का, जिसका बड़े दिनों से इंतजार था दिल्ली वालों को। बताते हैं आपको इसके बारे में भी।
आप किसी भी बड़े शहर में रहते हो, ट्रैफिक जैम एक जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि जिंदगी, आधी जिंदगी जो है उनकी वो ट्रैफिक में फंसे फंसे निकल जाती है। दिल्ली में अगर आप हैं तो दिल्ली में ही एक ऐसा पॉइंट था, और अगर आप दिल्ली के बाहर रहते हैं तो आपको समझाता हूं। दिल्ली में एक जगह है, उसका नाम है आश्रम चौक। ये समझ लीजिए साउथ दिल्ली को ईस्ट दिल्ली से का बिल्कुल बीच का इलाका है। तो अगर आप नोएडा से आ रहे हैं, अगर आप यमुना पार से आ रहे हैं, तो आश्रम का जो इलाका है वो आपके लिए पिछले करीब 2 साल से बड़ा विकट एक पॉइंट बन गया था, जहां पर आपको ट्रैफिक, धूल, मिट्टी, परेशानी, इन सब का सामना करना पड़ रहा था। अब इससे निजात मिल जाएगी, क्योंकि आश्रम एक्सटेंशन फ्लाईओवर का जो काम है वो पूरा हुआ, और आज दिल्ली के लोगों के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसका उद्घाटन भी कर दिया, इसे खोल भी दिया गया। ये जो फ्लाईओवर है, ये आप देख रहे हैं, ये आज की तस्वीरें आपको बता रहे हैं। जब तक ये फ्लाईओवर बन रहा था तो यहां पर एक जबरदस्त बॉटलनेक जिसको कहते हैं वो बन जाता था। लोगों को इससे बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। हल्के वाहनों के लिए इसको अभी खोल दिया गया है, भारी वाहनों की एंट्री अभी फिलहाल बंद है। और आश्रम फ्लाईओवर पर 2 महीने से ज्यादा का जो है वो काम वो चल रहा था, 2 साल से ज्यादा से इनफैक्ट यहां पर काम चल रहा था। 2020 में इसकी मंजूरी और इसका काम शुरू हुआ था। आज ये खुलने के बाद लोगों को एयरपोर्ट जाने में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जाने में, नोएडा की तरफ से अगर आप आ रहे हैं, बहुत आराम मिलेगा। और जो लोग दिल्ली में काम करते हैं और नोएडा में रहते हैं, उनके लिए भी ये जाम से निजात दिलाएगा। एक रिपोर्ट हमारे सहयोगी ने भेजी है, दिखाते हैं आपको। आश्रम फ्लाईओवर एक्सटेंशन जो है वो खुल गया है। आप देखिए किस तरीके से गाड़ियां रफ्तार भरती हुई नजर आ रही होंगी, और इसका इंतजार बहुत लंबे समय से हो रहा था, और ये ट्रैफिक जो है वो बहाल हो गई है। जनवरी से इसको बंद किया गया था एक्सटेंशन की काम की वजह से, और आप यहाँ पर देखिए ट्रैफिक किस तरीके से क्योस है वहाँ पर। दूर अगर यहाँ पे नज़र दौड़ाएं, उधर अगर ट्रैफिक पे नज़र दौड़ाएं तो आप देखिए कि इसी तरीके का जाम यहाँ पर लगता था आश्रम चौक के पास। और ये गाड़ियाँ जो हैं वो पहले नीचे से गुजर रही थी, लेकिन अब इसको खोलने के बाद जो है वो इनकी राह जो है वो आसान होने वाली है। आप सीधे तौर पे अगर आपको दिखाएं तो दोनों तरफ का रास्ता जो है वो खुल गया है। यहाँ पर ये भी खुल गया, और चाहे वो आप साउथ एक्स से डीएनडी की तरफ जा रहे हो या डीएनडी से साउथ एक्स की तरफ जा रहे हो, लाजपत नगर की तरफ आ रहे हो, तो वो दोनों रास्ता खुल गया है। यानी जिस पल का इंतजार लंबे समय से हो रहा था वो अभी शाम के करीब 6:30 बजे मुमकिन हो पाया। आज दिन में करीब 1 बजे के आसपास दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहाँ पर आए थे, करीब 12:30 बजे उद्घाटन किया था, और उसके बाद कुछ ही देर बाद उस तरफ का कैरेज वे जो डीएनडी से साउथ एक्स की तरफ जाने वाला, लाजपत नगर जाने वाला, वो खुल गया। लेकिन इसका इंतजार हो रहा था क्योंकि यहाँ पे सभा हुई थी इस सड़क पे, तो अब इसी का बात का इंतजार था कि आगे जो भी टेंट लगे थे उसको हटाने के बाद जो है ये खोला जाए। और अभी से बस चंद मिनट पहले इसको खोला गया है, करीब 6:30 बजे का वक्त है जहाँ पे खोला गया है इसको। और ये 1.4 किलोमीटर जो एक्सटेंशन है वो 1.4 किलोमीटर उसकी लंबाई है। जो लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे हों उनके लिए खुशखबरी कि इसका दोनों कैरेज वे जो 6 लेन का है, दोनों कैरेज वे आश्रम फ्लाईओवर एक्सटेंशन का, वो आज से खुल गया है। आज से इस पे आप बेधड़क गाड़ियां ले जा सकते हैं, और इस बात की बिना फिक्र और चिंता किए कि आपको यहाँ पर जाम मिलने वाला है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन पवन के साथ परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है करीब 1.5 लाख गाड़ियां रोज यहां से जो गुजरती हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी राहत की बात होगी। आज बड़ी खबर में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ।